हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट की जो दूसरी प्रोसेस है जिसका नाम है स्कोप प्लानिंग, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें क्या इनपुट्स रहेंगे, क्या टूल्स टेक्निक्स हम यूज करेंगे और उससे हमको क्या आउटपुट मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इसका इनपुट है। इनपुट इनपुट में सबसे पहले आता है हमारा प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट। अब जो प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट अगर आप ध्यान देंगे तो प्रोजेक्ट इनिशिएशन प्रोसेस का आउटपुट था, वो इसमें इनपुट का काम कर रहा है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है, ये हमारे उसकी फाउंडेशन का काम करता है, इसको प्लानिंग की फाउंडेशन का काम करता है। ये बताता है हमको कि प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स कैसे रहेंगे, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स कैसे रहेंगे, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, प्रोजेक्ट में कंस्ट्रेंट्स क्या मिलेंगे, प्रोजेक्ट के अजम्पशंस क्या रहेंगे और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या रहेगा। ये सारे इनपुट एक प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट के रूप में आते हैं। फिर आता है हमका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। ये भी अगर आप देखेंगे तो उसी का आउटपुट था इनिशिएशन प्रोसेस का। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान गाइडेंस देता है कि कैसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा, कैसे मॉनिटर होगा, कैसे कंट्रोल होगा और कैसे क्लोज होगा। फिर इसमें डाला जाता है प्रोजेक्ट चार्टर इनपुट के रूप में। ये प्रोजेक्ट चार्टर भी हमको इनिशिएशन प्रोसेस के आउटपुट के रूप में मिला था। ये पूरे प्रोजेक्ट का जिस्ट है या पूरे पूरे प्रोजेक्ट की समरी है, वो इसमें इनपुट के रूप में आती है। फिर इसके अलावा भी हमको लगता है जैसे एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स रहते हैं जो हमारे स्कोप प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हो गया, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हो गए, मार्केट कंडीशंस हो गई, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हो गई, कानूनी बाध्यताएं हो गई। ये सारी चीजें एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स के रूप में रहती है। फिर आते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस असेट्स, इसको हम ओपीएस भी बोलते हैं। तो ये ओपीए में क्या रहता है आपका, ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसीज हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या टेम्पलेट्स हैं, क्या डेटा है, अपना हिस्टोरिकल डेटा है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटीज को मदद कर सकता है। पुराने प्रोजेक्ट से जो हमने लेसन लर्न किए वो भी एक अच्छा ओपीए साबित होता है। तो इसको हम यूज करते हैं एज अ इनपुट इन अवर स्कोप प्रोसेस। अब आता है इसको प्लानिंग की प्रोसेस में, अब आता है कि हम क्या टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं इसको प्लानिंग में। तो सबसे पहला टूल एंड टेक्निक में आता है हमारा प्रोडक्ट एनालिसिस। अब प्रोडक्ट एनालिसिस में ये आता है कि जो प्रोडक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है कि प्रोडक्ट कैसा रहेगा, क्या प्रोडक्ट बनाएगा प्रोजेक्ट, तो वो रहेगा आपका। फिर दूसरा टेक्निक रहती है कि बेनिफिट और कॉस्ट एनालिसिस। बेनिफिट और कॉस्ट एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि एस्टिमेट करते हैं बेनिफिट्स का और कॉस्ट का, अलग अलग आपके जो है प्रोजेक्ट अल्टरनेटिव्स का या प्रोडक्ट अल्टरनेटिव्स का। उसके बाद हम फाइनेंशियल मेजर्स को यूज करके, जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसमें सबसे बेस्ट आएगा, फिर वो अल्टरनेटिव हम चूज करते हैं। फिर आता है आपका अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन। अब ये जो है अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन, ये एक जनरल टर्म है जिससे कि अपना एक उस टेक्निक का नाम है जो डिफरेंट अप्रोचेस को जनरेट करती है। अब ये कैसे होता है, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग से हो सकता है या लेटरल थिंकिंग से हो सकता है। फिर इसमें अपना एक और आता है फिर एक्सपर्ट जजमेंट। एक्सपर्ट जजमेंट जिसे मैंने आपको पिछले वाले में भी बताया, एक्सपर्ट जजमेंट कोई भी ऐसा व्यक्ति या ग्रुप ऑफ हो सकता है जिसको इसके बारे में हमसे ज्यादा नॉलेज हो। ठीक है ना, कंसल्टेंट हो सकते हैं, अपना टेक्निकल एक्सपर्ट हो सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो सकते हैं। ये क्या, ये हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं क्योंकि इनका अनुभव हमारे से काफी ज्यादा होता है और वैल्यूएबल रहता है। तो स्कोप मैनेजमेंट प्लान को डेवलप करने के लिए इनकी हमको जरूरत पड़ती है। प्रोजेक्ट स्कोप को डिफाइन करने के लिए हमको इनकी जरूरत पड़ती है। अब ये हमने टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई कर दिए, ऑब्वियसली हमको आउटपुट भी चाहिए। तो इसका आउटपुट हमको मिलता है स्कोप मैनेजमेंट प्लान। पहला आउटपुट हमको क्या मिलता है, स्कोप मैनेजमेंट प्लान। अब स्कोप मैनेजमेंट प्लान हमको बताता है कि जो आपका प्रोजेक्ट स्कोप है कैसे डिफाइन किया जाएगा, कैसे वैलिडेट किया जाएगा और कैसे कंट्रोल किया जाएगा पूरी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के दौरान। ठीक है ना। फिर मिलता है हमको रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, कि रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी होंगी, कैसे अपना जो है डॉक्यूमेंटेशन होगा, कैसे प्रायोरिटाइज होगी, कैसे मैनेज होगी। फिर मिलती है हमको स्कोप बेसलाइन। अब जो स्कोप बेसलाइन है, स्कोप बेसलाइन में आता है आपका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में जो भी टर्म्स हम यूज करते हैं उसका मीनिंग की डिक्शनरी। ठीक है ना। फिर मिलता है हमको प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट।
हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस जब होते हैं तो फिर उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में भी चेंज करना पड़ता है, प्रोजेक्ट चार्टर में भी चेंज करना पड़ता है, स्टेक होल्डर रजिस्टर में भी चेंज करना पड़ता है, रिस्क रजिस्टर में भी चेंज करना पड़ता है। तो फिर इन सब के हमको अपडेटेड वर्जन्स निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ से हमको मिल जाता है प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट, राइट? सो स्टूडेंट्स, अगर हम ये सारे इनपुट्स को और टूल्स एंड टेक्निक्स को और आउटपुट्स को अगर हम यूज करें, तो एक हम हमारे पास कंप्रीहेंसिव स्कोप मैनेजमेंट प्लान मिल सकता है, और प्रोजेक्ट स्कोप की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हम अपने स्टेक होल्डर्स को दे सकते हैं, जिससे कि हम अपना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए बेस तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में दूसरी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम रहेगा स्कोप डेफिनेशन। थैंक यू वेरी मच।